नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी इतिहास को पढ़ रहे थे, इतिहास में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त किया था, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक। जो आधुनिक में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1857 की क्रांति तक पहुंच चुके थे। जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार होता है 1857 का, उसको हम लोगों ने भली प्रकार पढ़ा था। उसके कारणों को जाना था, उसके सफलता के कारण जाने थे और उसका क्या प्रभाव भारत में बाद में होता है, इसके बारे में भी जाने थे। तो आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं 1857 के बाद कि क्या स्थिति रहती है। जो 1857 की क्रांति जो होती है, उसके बाद एक प्रकार से भले ही जो है अंग्रेज़ भारत नहीं छोड़ के गए, लेकिन उनकी भी जो है जड़ें हिल चुकी थीं। और इधर जो दूसरी ओर भले ही भारत में जो रेबेलियंस थे, विद्रोही थे देश की आज़ादी के लिए, वो क्या हुआ, वो भले ही बिल्कुल सफल नहीं रहे हों, लेकिन एक राष्ट्रीयता की भावना जरूर आई कि अब ऐसा क्या किया जाए कि इनको बाहर किया जाए। तो एक वहाँ से क्या होता है, राष्ट्रीय भावना का उदय होता है। अब राष्ट्रीयता का उदय किन कारणों से होता है, मुख्यतः देखें जो 1857 की क्रांति तो थी ही, लेकिन और भी उसके बाद कि क्या कारण रहे कि राष्ट्रीयता का उदय हुआ। विभिन्न राजनीतिक संगठन बने, विभिन्न गतिविधियां हुई, फिर विभिन्न स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन हुए। जो स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 का, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन पाया वास्तव में। जो राष्ट्रीय आंदोलन बनता तो अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना तो पड़ता ही। अब कैसे क्या होता है, राष्ट्रीयता का उदय कैसे हो जाता है, हम देखें। मतलब अब क्या देखेंगे, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भावना का उदय, या कह सकते हो राष्ट्रीय भावना का उदय के साथ साथ जो है एक कारण, मतलब राष्ट्रीय भावना के उदय का कारण, के उदय के कारण जो हम लोग देखें इसको कि कौन से ऐसे कारण रहते हैं। पहली तो बात है राजनीतिक व्यवस्था, मतलब राजनीतिक चेतना जागती है। राजनीतिक चेतना जागती है। राजनीतिक चेतना जागी तभी राष्ट्रीय भावना का क्या हुआ, उदय हुआ। अब कैसे क्या है, एक मतलब संगठित हुआ जाए, ऐसे नहीं जुनून आया, लड़ पड़े, फिर उन्होंने खदेड़ दिया, फिर हार गए। तो अब इससे क्या हुआ, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, इसी के कारण राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। एक तो क्या होता है, आर्थिक शोषण हो जाता, आर्थिक शोषण बहुत हुआ था। आर्थिक शोषण होता है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना के उदय का कारण बनता है, या राष्ट्रीयता के उदय का कारण बन जाता है। अब देखें क्या उसके बाद क्या कह सकते हैं। अब आर्थिक शोषण में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो है आर्थिक व्यवस्था, अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था, अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था क्या थी। इन्होंने क्या किया था, तीन जो आते हैं, प्रश्न में भी आता है, तीन चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो इसी पे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं आर्थिक व्यवस्था पे। अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था में देखें जो है तीन चीज़ें रहती हैं। इनकी क्या मेन उस समय व्यवस्थाएं आती हैं जो क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति होती है, उससे पहले किस प्रकार जो इनकी कुछ नीतियां होती हैं वो बहुत दमनकारी होती हैं। वो भी 1857 की क्रांति में आग में घी डालने का कार्य कर रही होती हैं। अब देखिए कौन सी होती हैं। एक तो जमींदारी, इसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त सेटलमेंट होता है ये। अब जो इसके बाद जो स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमरारी भी इसका नाम देते हैं, इस्तेमरारी इस प्रकार इसके नाम देते हैं। अब क्या होता है, इसमें हमें तीन चार चीज़ें देखनी है। क्या पहले कब आई,
प्रश्न आते हैं इनसे। कब ये कब आती है? 1790 में। किसके द्वारा इसको लाया जाता है? उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन होता है? कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस द्वारा आती है। कॉर्नवालिस लाता है इसे 1790 में। ये क्या होती है और क्या इसका प्रभाव रहता है देश में? तो ये जो होती है 10 वर्षों के लिए ये लाते हैं कॉर्नवालिस। ये व्यवस्था आखिर में क्या थी? इसमें क्या था? जमींदार को जो है विशेषता में क्या इसमें है महत्वपूर्ण क्या है? इसमें जो जमींदार थे, जमींदार जो होते हैं क्या होते हैं? भूमि के स्वामी हो गए। जमींदार क्या हो गए? भूमि के, ये जो हैं भूमि के स्वामी बना दिए गए। भूमि के स्वामी हुए। ये क्या हुआ? किसान है, ये किसान वर्ग है। किसान वर्ग से क्या हो रहे हैं? ये जाते हैं और किसान वर्ग से लगान लेते हैं, लगान लेकर ये अंग्रेज़ों को देते आके हैं, ब्रिटिश साम्राज्य को, अंग्रेज़ों को देना। अब जब ये पूरी प्रक्रिया करते हैं तो जो इसमें 10/11 भाग जो है, कह सकते हो 10/11 भाग अंग्रेज़ों को लगान के रूप में देते हैं और अपना जो है रखते हैं, इनके पास रहता है 1/11 भाग लगान का। मतलब अंग्रेज़ क्या करते हैं? जमींदारों को ही भूमि का स्वामी मान लिया जाता है, अधिकार दे देते हैं। वो जिस प्रकार अब लाएँ किसान से, वो जमींदार की हेडक है। अब इनको कुछ नहीं करना है अंग्रेज़ों को। हाँ, यदि नहीं दे पाते हैं ये जमींदार इनसे वसूली करके लगान का, तो इनकी जमींदारी जो है ले ली जाती है और जमींदारी में जो क्षेत्र दिया जाता है उसको फिर दूसरे जमींदार को नीलाम कर दिया जाता है। समझ रहे? अब जमींदार क्या है? जमींदार यदि वसूली नहीं कर पाता है, यदि वसूली समय पर नहीं कर पाता है तो सूर्यास्त सिद्धांत बनाते हैं लोग हैं। सूर्यास्त, सनसेट थ्योरी होती है। सूर्यास्त सिद्धांत के आधार पर उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती है। नीलाम कर दी जाती है। ये जो है इनका मतलब सूर्यास्त क्या मतलब सूर्य के अस्त होने तक जो टारगेट अंग्रेज देते हैं जमींदारों को नहीं पूरा कर पाते तो उनसे हटा के दूसरे जमींदार को ला दिया जाता है। अब काफ़ी शोषण होता है, किसान खूब परेशान होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, किसान के खेत चले जाते हैं। जब नहीं दे पाते हैं तो जमींदार उनसे खेत ले लेता है, जो उनके भूमि ले लेता है। तो एक प्रकार से बहुत घनघोर शोषण होता है। तो ये महत्वपूर्ण इसमें ये बातें थी। क्या रहता है और ये क्या महत्वपूर्ण बात में इसमें है, ये जो है 1790 में तो स्टार्ट करते हैं तो ये केवल मतलब एक कर निर्धारित करते हैं, लेकिन कर निर्धारित जो करते हैं वो अप डाउन हुआ करता है, कभी लगान ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो इसके बाद जो है 1792 में क्या करते हैं, 1792 में जो कर को स्थायी कर देते हैं। अब कर में लगान में परिवर्तन नहीं। जब एक कर डिसाइड हो गया 10 साल के लिए तो वही चलेगा, चाहे बारिश हो, कम हो या बहुत ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं। लगान में परिवर्तन नहीं। अब ये प्रकार हो जाता है, लगान में परिवर्तन नहीं होगा तो इसीलिए इसका नाम क्या रहता है, स्थायी बंदोबस्त। तो इस प्रकार ये हो जाता है। अब इसके बाद हम देखें एक प्रकार जो है जो किसानों की भूमिका बिचौलिए के रूप में बना दी गई। बीच में जो काम करेगा वसूली का जो है वो ये करेंगे। और इसमें क्या रहता है, कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट रहती हैं।
जैसे इसमें और क्या देखें, ये जो भारत के किस क्षेत्र में होती है, भारत के मुख्यतः भारत के पंजाब, उड़ीसा, पंजाब रहने दे, बिहार पूर्व में होती है, उत्तर बिहार, उड़ीसा, बंगाल व मद्रास में भी, व वाराणसी में भी कुछ आता है, ये वाराणसी, उत्तरी मद्रास में भी, अब ये क्या है, ये रहती है। और ये भारत के कितने क्षेत्रफल होती है, ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल। तो ये होती है, कहने का मतलब इधर अंग्रेज ब्रिटिशर्स हैं, इधर जो हैं लैंडलॉर्ड हैं, जो कह सकते हो जमींदार है, लैंड होल्डर हैं, जमींदार हैं। अब इधर जो है कौन है, किसान है। तो इस प्रकार जो है किसान इनको देगा, वसूली करेंगे, ये इनको देंगे। किसान से ये जो इनका हिस्सा 1/11 रहता है, ये 10/11 पे अपना रौब जमाते हैं, इतना लेते हैं। अब क्या रहता है, काफ़ी स्थिति बदलने लगती है, तो फिर इसको आगे चल के बंद कर दिया जाता है। फिर अब कौन सा आता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन शुरू करता है, इसका क्या नाम है, स्थायी बंदोबस्त, ये कहाँ लागू हुई, कितने भारत के क्षेत्रफल पे थी। तो इस प्रकार अब देखें, जो दूसरी कौन आती है, रैयतवाड़ी। ये रैयतवाड़ी, अब रैयतवाड़ी ये आती है। रैयतवाड़ी में क्या रहता है, रैयत का मतलब किसान रहता है। ये जो है इसको अच्छा पहले लाता कौन है, 1792 में ये आती है, 1792 में लाता कौन है इसको सर्वप्रथम, जो है कर्नल रीड द्वारा। 1792 में कर्नल रीड द्वारा मद्रास के 12 महल में शुरू होती है। अब इसके बाद क्या रहता है, इसके किस क्षेत्र, जो बाद में इसको जो विस्तार कौन करता है, 1820 में थॉमस मुनरो 1820 में थॉमस मुनरो इसको विस्तृत रूप देते हैं, या विस्तार करते हैं, विस्तृत रूप देते हैं। अब क्या इसके बाद इसमें जो क्या रहता है, ये क्षेत्र इसका कौन सा होता है, क्षेत्र देखें, इसमें क्षेत्र में ये कौन सा रहता है, इसका मेन जो है बम्बई होता है, मुंबई कहते थे उस समय, बम्बई को बम्बई उस समय कहते थे, बम्बई होता है, और मद्रास तो होता ही है, और पूर्वोत्तर भारत होता है, वह पूर्वोत्तर क्षेत्र। और जो इसका जो क्षेत्र, जो कितना क्षेत्रफल में होता है, लगभग ये कितनी होती है, 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू होती है, यह व्यवस्था होती है। ये इस प्रकार ये बातें इसकी जान गए। इसमें क्या, रैयत का मतलब इसमें किसान है, और डायरेक्ट जो है इधर अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, इंग्लैंड हैं, और ये इधर फार्मर हैं, पीजेंट हैं। अब इधर पीजेंट हैं, फार्मर हैं, जो अब सीधे जो है इनको ये क्या होंगे, ये टैक्स जो है, ये अपना जो लगान है सीधे अंग्रेज़ों को देंगे। लेकिन लगान बहुत ज़्यादा कर दी जाती थी, तो इन पर ओवरलोड हो जाता था। साथ में जो प्रशासनिक ढांचा बीच में होता था, अधिकारी वर्ग होता था, सीधे तो अंग्रेज लेंगे नहीं आके, इनका जो कर्नल जनरल होगा वो अंग्रेज अपने अधिकारी नियुक्त करता था, अधिकारियों से वसूली कराता था। तो अधिकारी जो है काफ़ी शोषण करते थे किसानों का, तो ये भी सक्सेस नहीं हुई।
ये भी आगे चल के बंद होना पड़ा इसको भी। नाम रैयतवाड़ी था, किसानों पर होगा, लेकिन बाद में इसमें जो है इसमें वसूली किसकी, लगान की, लगान की वसूली प्रत्यक्ष किसानों से होती थी, किसानों से होती थी। ये हो जाता है। इससे प्रश्न रहते हैं मेन कब स्टार्ट होती है करना, रीड करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको प्रसिद्ध कौन देता है, थॉमस मुनरो का नाम आता है इसमें। ये बम्बई और मद्रास क्षेत्र में होती है, 12 महल से शुरू होती है। और ये क्या सबसे ज़्यादा भूभाग पर कौन चलती है, यही चलती है सबसे ज़्यादा भूभाग पर। इस प्रकार ये हो जाती है। अब देखें तीसरी होती है महलवाड़ी भी लिखते हैं महलवाड़ी। अब ये क्या है, महल का मतलब होता है समूह में। तो इसमें क्या था, इसको कौन शुरू करता है, 1822 में हार्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया जाता है। यह जो है क्या रहती है, इसमें क्या है, क्षेत्र कौन सा आता है। पहली बात तो इसमें महल अर्थात समूह द्वारा लगान की वसूली की जाती है। जो किसान जो होते थे, गांव के किसानों का समूह जो है, इस प्रकार जो समूह का मतलब है ये हुआ जाके जो गांव के किसान एक साथ खेती करेंगे और एक साथ जो है लगान जो ब्रिटिश निर्धारित करेंगे, ब्रिटिशर्स उसको देंगे। तो अब देखा जाए इस प्रकार ये होता है। अब हम उसमें क्या देख सकते हैं, क्षेत्र कौन रहता है, मुख्यतः अवध रहता है, अवध है, ठीक। अवध के बाद देखा जाए जो है पंजाब क्षेत्र है, पंजाब है। केंद्रीय भाग है, केंद्रीय क्षेत्र ये सब रहता है। देखा जाए ये मेन उत्तर भारत, मध्य भारत के क्षेत्र में रहती है। प्रश्न क्या ज़्यादातर रहते हैं, महलवाड़ी कब शुरू होती है, 1822 में शुरू होती है। इसका श्रेय किसे जाता है, मैकेंजी को जाता है। ये कैसी होती है, समूह द्वारा मतलब लिया जाता है, किसानों से जो है किसानों के समूह द्वारा लगान लिया जाता है। और इसका जो क्षेत्र होता है कितने भूभाग पर ये होती है, 30% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू है, यह व्यवस्था होती है। तो हमने देखा कहाँ पे थे हम लोग, उसको हमने एक टॉपिक और हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया। राष्ट्रीयता के उदय के कारण हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये हो गया राष्ट्रीयता के उदय के कारण। तो पहला तो हो गया था, एक तो हो गया राजनीतिक व्यवस्था हमने देखा, अभी देखेंगे राजनीतिक संगठन कैसे बनते हैं। फिर आर्थिक व्यवस्था देख लिया, आर्थिक व्यवस्था में कौन से देखे थे, जमींदारी और कौन से देखा था, रैयतवाड़ी और ये महलवाड़ी। अब इसके बाद जो है कैसे आगे रहता है, अब हम क्या देखते हैं, कुछ सामाजिक जो सुधार होते हैं, धार्मिक सामाजिक
सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन होते हैं। सामाजिक, इसी कारण जो है धार्मिक सामाजिक सुधार जो होता है उसके कारण भी राष्ट्रीयता का उदय होता है। कहने का मतलब देखते हैं, राजा राम मोहन राय आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, जो उस समय धार्मिक कुछ रूढ़िवादिताएँ थी, जो है विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, बाल विवाह था, सती प्रथा थी, इस टाइप की चीज़ें थी, तो उनमें सुधार कुछ होता है। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ ही कुछ और आते हैं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं, कहते हैं दूसरे के राज्य में सुख नहीं दुखी दुख है, इस प्रकार की बातें, सत्यार्थ प्रकाश की रचना होती है। तो इस प्रकार एक धार्मिक सुधार आंदोलन चलता है, उसका भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर अब देखते हैं कुछ चीज़ें हैं, यातायात, यातायात, यातायात व संचार, संचार व्यवस्था, व्यवस्था का विकसित होना, का विकसित होना, विकसित होना, विकसित होना। ये क्या रहता है, अब जो अंग्रेज होते हैं वो यातायात पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि अब देखिए यातायात की भूमिका देखिए, ये जैसे इंडिया है, ये इंडिया, इधर जो है क्या पड़ता है, उड़ीसा है, उड़ीसा ये है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये जो है क्षेत्र क्या है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे लोहा कोयला बहुत पाया जाता है। हमने जब ज्योग्राफी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कोयला लोहा कितना है, उड़ीसा फर्स्ट पे रहता है, लोहा में भी कोयला में भी इस प्रकार आज भी रहता है। उस समय भी कोयला बहुत पाया जाता है, लोहा इधर क्षेत्र में बहुत पाया जाता है। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, इधर क्या है, इधर जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, इधर पंजाब है। तो इधर जो कपास की खेती बहुत हो रही थी, और ये पोर्ट था, यहाँ पर पोर्ट था, यहाँ पर पोर्ट था। तो अब कैसे भी ये जो लोहा कोयला है यहाँ तक लाया जाए कच्चा माल के रूप में, जो रॉ मटेरियल के रूप में, और कपास को यहाँ तक, जिससे यहाँ से सीधे यूरोप ट्रांसफ़र किया जाए। तो सोचिए, तो ये कौन, यहाँ से यहाँ तक कौन लाता है, ये रेलवे लाई, क्या लाई, रेलवे लाई। जो अंग्रेजी जो लेखक हैं और जो समय के गवर्नर वगैरह रहे, उन्होंने कहा है जो काम टीपू सुल्तान अकबर नहीं कर पाए वो भारत में रेलवे ने कर दिया। तो इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। अब क्या था, जो और वो जो लाला, जो कह सकते हो बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि यह रेलवे ठीक भारत में उसी प्रकार है जैसे किसी जो है दूसरी मतलब दूसरी स्त्री का जो है श्रृंगार की जो है सामान लाना, उसके श्रृंगार का सामान लाना, ठीक जो है रेलवे भारत में उसी प्रकार है। अब देखिए अब क्या रहता है, रेलवे आ जाती है तो रेलवे के बारे में चर्चा करते हैं। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चलती है, पहली बार रेल चलती है। कहाँ से, मुंबई से ठाणे, मुंबई टू ठाणे, ठाणे। ये कितने किलोमीटर के बीच होता है, 34 किलोमीटर के बीच। उस ट्रेन का नाम क्या होता है, रेल का नाम क्या है, नाम क्या होता है, ग्रेट पेनिनसुला, ग्रेट पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट पेनिनसुला रेलवे उसका नाम होता है। आगे दूसरी चलती जाके हैं, लेकिन मेन जो पहली रेलवे, अब तो फिर उसका विस्तार करते जाते हैं। रेलवे क्या करती है, रेलवे के काम क्या होते हैं, रेलवे का फ़ायदा अंग्रेज़ों को क्या मिलता है, फ़ायदा हम लोगों हिंदुस्तानियों को नहीं, अंग्रेज़ों को रेलवे का फ़ायदा। पहला तो वो क्या करते हैं, अपना जो है व्यापार मजबूत करते हैं, मतलब इधर से उधर ले जाना। दूसरा क्या है, आंदोलनों का दमन करते हैं। मान लीजिए एकदम से पता चला कि मद्रास में कोई आंदोलन होने जा रहा है, रेलवे से पहुंच गए सब सिपाही साज सज्जा के साथ। आंदोलनों का दमन करना, आंदोलनों का दमन में सहायक हुई। दूसरा जो है, क्रांतिकारी रेलवे को समझ चुके थे, जो उदारवादी थे एक समझते थे एक नया विकास हुआ है रेलवे के रूप में भारत में, लेकिन क्रांतिकारी समझ रहे थे सब घुमा फिरा के हम लोगों का शोषण है। दूसरा, ब्रिटेन का निवेश बढ़ाना, मतलब जो है ब्रिटेन के निवेश, ब्रिटिशों का
निवेश का माध्यम। जैसे उस समय क्या हुआ था, जो कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति थी उस समय, तो काफ़ी वहाँ विकास हो रहा था, लोगों के पास काफ़ी पैसा हो रहा था, तो उसको कहाँ वो इन्वेस्ट करें, तो जो इन्वेस्ट भारत में कर रहे थे। और यहाँ के जो अधिकारी थे, अंग्रेज वर्ग था, वो कह रहा था 5% हम गारंटी ब्याज पर जो है आपको हम रुपए वापस करेंगे। सोचिए 5% हम देंगे, और वास्तव में क्या हो रहा था, यहाँ रेलवे से घाटा ही घाटा था अंग्रेजों को, मतलब यहाँ घाटा था, लेकिन उसकी जो भरपाई है कहीं ना कहीं कृषक से कर रहे थे, कई दमनकारी नीतियाँ अपनाई, उन्हीं से वो भरपाई करते थे रेलवे का, 5% गारंटी पर वहाँ के निवेशकों को दे रहे थे, और यहाँ उनको रेलवे से घाटा होता। सोचिए कितना मतलब बड़ा गैप है, कहाँ से पैसा लाते होंगे। अब देखिए उसके बाद रेलवे का संचार व्यवस्था में, उधर डाक की व्यवस्था की भी इनकी शुरुआत हो जाती है, तो संचार में इनका काफ़ी फायदा हुआ। अब क्या होता है, यातायात हो गया, संचार व्यवस्था हो जाती है। फिर देखा जाए राष्ट्रीय साहित्य का विकास। अब राष्ट्रीय साहित्य में क्या रहता है, जैसे कहने का मतलब जो है, हिंदी में देखेंगे, हिंदी में जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, इस प्रकार की किताबें आ रही हैं। मराठी में आगे देखेंगे, मराठी में जैसे चिपळूणकर की भी आती है, और जो है केसरी है, मराठा है, केसरी मराठा, इस प्रकार की किताबें आ रही हैं। बंगाली में भी आ रही हैं बहुत सारी किताबें, युग है, ये सब बहुत सारी, संध्या है, इस प्रकार किताबें, संध्या है, क्रांतिकारी संबंधित किताबें, और भी जो है अनहैप्पी है, इस प्रकार की, मतलब एक प्रकार से देखा जाए पूरा माहौल क्रिएट हो रहा है राष्ट्रीयता का। अब उसके बाद इस प्रकार हम सब देख लेते हैं, राष्ट्रीयता के कारण हम लोगों ने जाना समझा। अब देखते हैं कुछ चीज़ें, इससे प्रश्न पूछते हैं। अब जैसे देखा जाए राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन, इनको आप देख लेंगे, पूछे जाते हैं। अब मतलब उसी सीक्वेंस में हम लोग चलना भी है। 1800 जो है, पहले देखते हैं कौन सा नाम, बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसका जो गठन होता है कब होता है, 1836 में, कलकत्ता में इसका गठन होता है, कलकत्ता में। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है जो है लैंड होल्ड सोसाइटी जो है, इसको जो है जमींदारी सभा भी कहते हैं, जमींदारी सभा, लैंड होल्ड जमींदारी सभा। इसका क्या रहता है, कब देखेंगे, कब स्थापना में कब, कहाँ, कैसे, कब ये इसकी स्थापना होती है, 1838 में होती है। कहाँ होती है, कलकत्ता में होती है। अब उसके बाद जो देखें, कलकत्ता में होने के बाद इसके जो मुख्य जो करने में किसका वो योगदान होता है, प्रमुख के रूप में राधा कांत देव, देवेंद्रनाथ ठाकुर, द्वारिकानाथ ठाकुर, इस प्रकार के लोगों द्वारा ये स्थापना की जाती है।
जो है। अब आगे देखते हैं क्या रहता है। अब आगे देखें कौन सी ये पूछी जाती है। अब इसका मेन जो है विशेषता इसकी क्या रहती है, विशेषता में विशेषता पहला राजनीतिक संगठन होता है, पहला राजनीतिक संगठन। इसलिए कभी कोई प्रश्न पूछा आता है इस पर, इसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, इससे प्रमुख जुड़े लोग राधाकांत द्वारिकानाथ ठाकुर। अब और दूसरी बात जो है, ये जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनी होती है, के हितों की रक्षा की बात करती है, की रक्षा की बात करती है। अब जो है उसके बाद देखेंगे अगली सोसाइटी। अगली सोसाइटी में देखें क्या रहता है, जो आती है इसके बाद जो है एक और सोसाइटी देखते हैं, उसका नाम ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसका ज़्यादा तो नहीं पूछा था, एक दो बार प्रश्न आया है। तो ये 1839 में बनती है और इसके जो है विलियम एडम्स होते हैं, विलियम एडम्स संस्थापक हैं, विलियम एडम्स संस्थापक हैं, संस्थापक। फिर इसके बाद देखें जो ब्रिटिश इंडिया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना जो है क्या कब होती है, इसकी स्थापना जो है, स्थापना का सीक्वेंस इसीलिए बता रहे हैं, ये भी इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्थापना इसकी कब हो रही है, इसकी स्थापना 1843 में होती है। कहाँ होती है, कलकत्ता। थॉमस होते हैं, इसका इतना उल्लेख कुछ है नहीं साहब, वैसे थॉमस माने जाते हैं इसके वो। अब लेकिन वो भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसका क्रम के लिए बस याद रखते हैं कि बंगाल इंडिया सोसाइटी मेन होती है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये बंगाल उसके बाद आती है। इसका कुछ वर्चस्व ऐसा रहता नहीं है, लेकिन स्थापना हुई तो सीक्वेंस में ये पूछ लेते हैं कभी कभी, मैच द कॉलम में ये सन दे देते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब उसके बाद देखें जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अब ये कब होती है इसकी स्थापना, 1851 में। कौन करता है, इसमें इम्पोर्टेंट रहता है राधाकांत देव करते हैं, जो वही राधाकांत देव ऊपर जो हम लोग देखे थे, राधाकांत देव करते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, अध्यक्ष। और जो क्या रहता है, कलकत्ता जो है मुख्यालय रहता है या स्थापना का स्थान रहता है। अब जो देखा जाए जो है प्रमुख क्या रहता है, ये कुछ सोसाइटी रहती हैं। अब कुछ आता है इम्पोर्टेंट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ईस्ट अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती हैं, वो शुरुआत में लैंडहोल्ड सोसाइटी इम्पोर्टेंट थी, उसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी केवल सन के लिए, और विदेशी ने किया था विलियम जो है किसने, एडम्स ने। कहाँ पे उसको किया था, लंदन में किया था। और उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी केवल हमने सन देखा था और कलकत्ता में होती है। फिर जो आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये हो जाती है। इसकी स्थापना कब होती है, 1800, जो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में होती है। कौन करता है, ये कौन करता है, इसके संस्थापक कौन होते हैं, संस्थापक कौन होते हैं, दादा भाई नौरोजी होते हैं, दादा भाई नौरोजी होते हैं। कहाँ करते हैं, लंदन में। कहाँ होती है इसकी स्थापना, कहाँ, लंदन में।
और क्या रहता है, इसी समय जो है 1867 में क्या होता है, जो है इसमें क्या होती है कि किताब लिखते हैं, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। फर्स्ट जो है धन निकासी सिद्धांत इसमें दिया जाता है। पहला धन निकासी सिद्धांत में ड्रेनेज थ्योरी जो है, फर्स्ट जो है ड्रेनेज थ्योरी इसी में देते हैं। धन निकासी सिद्धांत इसी में प्रश्न पूछा था। सबसे पहले धन निकासी सिद्धांत किस पुस्तक में है, किस बुक से लिया है इन्होंने, इसमें है। बाद में ये एक लेख लिखते हैं, इसी में इसका बाद जिक्र करते हैं। आखिरी में जो इनकी महत्वपूर्ण किताब आती है 1901 में, जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो किताब आती है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई किताब है। पॉवर्टी याद रखिए, उससे लिखा सकते हैं, एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक है इनकी। इसी में जो है धन निकासी का विस्तृत वर्णन करते हैं, धन निकासी सिद्धांत बिल्कुल बताते हैं, सिद्धांत का जिक्र करते हैं, सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख करते हैं, विस्तृत उल्लेख। अब क्या रहता है, इसी में बताते हैं कि जो 20 रुपया प्रति व्यक्ति, भारत की जो आय होती है 20 रुपया प्रति व्यक्ति होती है, प्रति व्यक्ति भारत की आय 20 रुपया प्रति व्यक्ति होती है। और क्या रहता है इसमें जो है, ब्रिटिश जो इस वाली पुस्तक में ये इसमें जिक्र करते हैं कि जब 1765 की बात होती है, 65 में 40 लाख पाउंड ले जाते हैं अंग्रेज लोग, और वहीं जो है आखिरी में 18वीं जो सदी के अंत तक क्या होता है, 150 पाउंड, मतलब 150 करोड़ पाउंड से अधिक ले जाते हैं ब्रिटेन में। तो इस प्रकार की बातें करते हैं। और जो कुछ पुस्तकें हैं, जो कुछ पुस्तकें जैसे हैं, इनमें क्या रहता है, इधर ही आती हैं आर.सी. दत्त की पुस्तक, आर.सी. दत्ता की पुस्तक है जो, वो कौन सी है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है। हिंदी में इसको यही लिखा जाता है, आया था, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें भी धन निकासी सिद्धांत की बात करते हैं, धन निकासी सिद्धांत। तो इस प्रकार की बातें हो गई। और एक और पुस्तक आती है जो है शिशिर कुमार घोष की पुस्तक, जो है घोष की पुस्तक अमृत बाजार पत्रिका, उसमें भी क्या रहता है, धन निकासी सिद्धांत, उसमें भी धन निकासी सिद्धांत की बात की जाती है। अब इस प्रकार की बातें हो गई। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों की भी, कि पुस्तकों के नाम बहुत पूछे जाते हैं, जो ये बुक्स हैं और इनके राइटर हैं, इनकी जिक्र रहता है। तो ड्रेनेज थ्योरी, बुक निकासी, इसको जो है धन निकासी सिद्धांत को ड्रेनेज थ्योरी भी कहते हैं। अब देखा जाए किस पे बात करें, अगला जो रहता है एसोसिएशन, अगला एसोसिएशन पे जिक्र करते हैं। कौन रहता है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1970 में होती है, 1870 में, सॉरी 1970 नहीं। कौन करता है, संस्थापक हैं। एक तो ये है महत्वपूर्ण रहते हैं, जो है क्या नाम है उनका, जेपी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी।
अब क्या रहता है, गणेश वास्तु जो करते हैं इसकी जो स्थापना पूना सार्वजनिक सभा ये उस समय की महत्वपूर्ण होती है। तो हम देखते हैं कहाँ पर होती है, पूना में होती है, पूना में होती है। अब उसके बाद देखें कौन होता है, पूना सार्वजनिक सभा के बाद जो आती है प्रसिद्ध संस्था इंडिया लीग। इंडिया लीग पूछा था है किसने स्थापना की होती है, इंडिया लीग स्थापना में कब कब होती है ये इंडिया लीग की स्थापना 1875 में। कहाँ होती है, कलकत्ता में। और कौन इसमें जो है करता है इसका, शिशिर कुमार घोष। तो इस प्रकार हम देखेंगे, हम लोगों ने इस प्रकार देखा। तो अब क्या रहता है, इस प्रकार हम लोग संगठन देख रहे हैं और कुछ संगठन जैसे हैं। इसके बाद संगठन देखा जाए, इसके बाद इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना कब होती है, 1876 में। कौन करता है, कब, तो ये कब हुई, फिर किसने किया, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये करते हैं। इन्हीं की एक नेशन इन मेकिंग जो है पुस्तक है, बुक है, काफ़ी फेमस रहती है। सुरेंद्र बनर्जी करते हैं, कहाँ करते हैं, कलकत्ता में करते हैं, कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता को। अब देखिए ये जो है क्या इसकी विशेषता रहती है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय या इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय संस्था थी। ये क्या थी, अखिल भारतीय संस्था से पूर्व अखिल भारतीय संस्था थी। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंस रखती थी। जो इंडिया एसोसिएशन पूछा भी गया प्रश्न जो है, अखिल भारतीय संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन थी, तो इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना ये करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में कलकत्ता में करते हैं। अब देखते हैं इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। ये जो उदारवादी दल के नेता होते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये कहते हैं कि इनका शुरू में मानना रहता है कि जो है अंग्रेज होते हैं वो हमारा पद प्रदर्शन कर रहे हैं, अंग्रेज जो हैं, और वही हमारे देश के नेता हैं, वास्तविक नेता हैं। इस प्रकार का उनका शुरू में मानना होता है, आखिरी में इनकी राय बदलती है। फिर देखें क्या रहता है, जो पूना सार्वजनिक सभा के बाद क्या स्थिति है, 1877 ये हमने बात की थी, 1800 कहाँ तक आ गए थे, 76 पे। अब जो है 1885 में किसकी स्थापना होती है, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना होती है, बम्बई एसोसिएशन। अब जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। कौन करता है, फिरोज शाह। संस्थापक प्रमुख कौन होते हैं, करता कौन है, मेन तो फिरोज शाह मेहता होते हैं, फिरोज शाह मेहता। ये काफ़ी पैसे वाले होते हैं, इनके आगे पीछे बहुत लोग चलते हैं टीम बना के, फिरोज शाह मेहता। फिर जो दूसरे कौन होते हैं इनमें, काशी त्र्यंबक जो होते हैं। जो मेन और प्रमुख कौन होता है, तैयब जी होते हैं, बरूदुद्दीन तैयब ये होते हैं। और दूसरे टी तेलंग होते हैं, तेलंग ये नाम पूछे जाते हैं। ये जो हैं फिरोज शाह मेहता, तैयब और तेलंग, ये इंपॉर्टेंट बहुत रहते ये भी हैं, लेकिन इनको पूछा गया है प्रश्नों में। तो 1885 में बम्बई एसोसिएशन बनता है, उसके संस्थापक ये होते हैं। कहाँ होता है, मुंबई में ही होगा स्थान, बम्बई नाम ही है तो बम्बई में। अब देखते हैं इसके बाद, ये एक प्रकार का जो है पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ होने की। शुरू में तो कुछ ये लोग अंग्रेज़ों की तरफदारी कर रहे थे, मतलब उनकी नीतियों को, कुछ रेलवे को सही बताया, कुछ ने बिल्कुल सत्य बताया कि वो केवल भारत को लूटने के उद्देश्य से
वो अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी उन लोगों ने। तो इस प्रकार की बातें हैं, वो अभी आगे क्लियर हो जाएगा कौन किधर है कौन किधर नहीं है। मतलब कुछ लोग राष्ट्रवादी होते हैं निष्क्रिय रूप से, मतलब अंग्रेज़ों का सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही जो है हम लोग जो है सफल हो सकते हैं। जैसे बात आती है कुछ लोगों की, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, उनका मानना होता है कि हम भारतीयों की जो अधिकांश जो आबादी अज्ञानी है, सनातनी भावों से घिरी हुई है, वो अपने में सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकती, मतलब सामाजिक परिवर्तन करने में असमर्थ है। इस प्रकार के भावनाएं शुरू में होती हैं। तो बताइए आप खुद ही। तो मतलब इससे ये पता चलता है अंग्रेज़ों की तरफदारी ही एक प्रकार से। कहाँ तक आ गए थे? अब 1885। अच्छा, इंडिया एसोसिएशन पे हम एक जिक्र करते हैं। इंडिया एसोसिएशन की कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, इसमें कुछ बातें हैं। जैसे जो ये कब हुई थी? 1876 में। तो इसके जो कुछ उद्देश्य थे, जैसे इसने इल्बर्ट बिल का विरोध किया। और जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी चूँकि संस्थापक थे, कौन? एस एन बनर्जी। अब ये क्या थे? इल्बर्ट बिल का विरोध किया, और दूसरे इन्होंने जो है उसमें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते थे, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में जो क्या किया? रिफॉर्म लाने की बात कही। रिफॉर्म किया जाए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में रिफॉर्म लाया जाए, में रिफॉर्म हो। अब देखते हैं, अब कैन बी रिफॉर्म्ड, मतलब सिविल सर्विस सेवा में सुधार किया जा सके। अब क्या होता है? अब और देखा जाए क्या रहता है इनके सुरेंद्रनाथ बनर्जी के समय। इल्बर्ट बिल का अच्छा क्या मैटर रहता है इसमें? ये नियम रहता है कि कोई भी भारतीय है, शुरू में क्या रहता है कि कोई भी भारतीय यूरोपीय व्यक्ति का जो है, अभियुक्त का जो है आदेश, मतलब उसको सज़ा नहीं दे सकता है। लेकिन बाद में क्या रहता है, इसमें सज़ा तो दे सकता है, मतलब अभियुक्त की सुनवाई तो कर सकता है, लेकिन जो ज्यूरी होगी यूरोपीय लोगों की, वो आधी उनकी होनी चाहिए। आधी मतलब जो खंडपीठ होती है, जब कोई भी जज सुनाता है फैसला, तो उसके पहले जो एक खंडपीठ बनती है 5 जज की, 6 जज की, तो 6 जो न्यायाधीश में 3 यूरोपीय होने चाहिए। ये कुछ शर्तें थीं। अब इन्हीं और भी इनके समय एक आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसका भी ये विरोध करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, ये क्या रहता है? भारतीय ये कब आता है? 1876। अब ये जो है 1883-82 में आता है ये इल्बर्ट बिल का। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है। पर प्रतिबंध ये कौन लाता है? ये किसके समय आता है? लिटन लाता है। तो इसका भी ये लोग विरोध करते होते हैं। क्या नाम है? इंडिया एसोसिएशन के लोग। यही कुछ सुधार इनके होते हैं। ये भी पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इससे क्या होता है? जो ये प्रेस पर एक प्रकार का जो है नियंत्रण होता है, सेंसरशिप होती है प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी चक्कर में क्या रहता है, जो देखेंगे अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की होती है, वो रातों रात अपना उसको बदल देते हैं, मतलब जो है इंग्लिश में छपवा देते हैं, हिंदी में, बंगाली में छप रही होती है। और जो ये मेन लायक हो जाता है इस प्रकार का एक्ट, जो है सोम प्रकाश जो होती है, सोम प्रकाश जो समाचार पत्र होता है, समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो होता है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोमप्रकाश समाचार पत्र होता है, पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया जाता है, पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो इस प्रकार हम देखेंगे लगाने के लिए ये लाया जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुख्यतः। अब आगे देखें, 1885 तक हम लोग पहुंच चुके थे।
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो बनता है, उसके बाद जो है कांग्रेस की स्थापना हो रही है। अब क्या हो रही है? कांग्रेस की स्थापना। इस पर प्रश्न आते हैं। कांग्रेस की स्थापना होती है। इन्हीं सब के बीच कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। अब क्या होता है? जो 1884 में देखें, कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1884 में, ह्यूम ऑक्टेवियन जो ह्यूम है, ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको शॉर्ट में ह्यूम ही कहा जाता है, ह्यूम। तो ह्यूम जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। तो ये ह्यूम क्या करते हैं? 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं। संघ की स्थापना करते हैं। 84 में कौन? ह्यूम। अब ये कर दिए भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना। इंडियन नेशनल यूनियन इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट करते हैं ये। अब ये स्टेबलाइज हो जाती है, जो उसको बाद में क्या सोचते हैं, इसकी जो बैठक बड़े स्तर पर करेंगे, तो वो मद्रास, कलकत्ता और बम्बई इसका भ्रमण करते हैं। तो वो पाते हैं कि बड़े दिनों में जो है इसकी बैठक कराई जाए। पुणे में बैठक होनी होती है, और वहीं पर इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करना अभी तो कुछ आया नहीं है, वहीं पर मेन बैठक होनी होती है। शुरू देखिएगा, फिर ये बैठक वहाँ पर प्लेग फैल चुका होता है उस समय। पुणे में तो होती कहाँ है? बम्बई में जब बैठक होती है तो उसमें इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह कांग्रेस कर दिया जाता है। ये किसकी सलाह पर? दादा भाई नेहरू की सलाह पर ये हो जाता है। और ये कहाँ पर बम्बई में होती है? तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो होता है वहाँ पर इसकी बैठक की जाती है। अब इस बैठक में क्या होता है, कितने लोग इसमें भाग लेते हैं? 72 लोग लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ के होते हैं? क्योंकि बम्बई में हो रही तो बम्बई के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, 38 लोग बम्बई के होते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से हम लोग संबंधित हैं, मतलब परीक्षाएं देंगे तो संयुक्त प्रांत उस समय जाना जाता होता है उत्तर प्रदेश को। तो संयुक्त प्रांत से कितने लोग थे? 7 लोग थे। कौन कौन लोग होते हैं इसमें? किन किन जगहों के होते हैं? एक जैसे बम्बई के हो गए, इधर बंगाल के हो गए, इधर जो है मद्रास के हो गए, बीच में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और पंजाब के। इतने लोग, जगह के लोग यहाँ पर इस बैठक में भाग लेते हैं। सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? वकीलों की होती है। इस प्रकार समझिए कांग्रेस की स्थापना में वकीलों का योगदान था काफ़ी। तो सबसे ज़्यादा उस समय, और ज़्यादातर देखा जाए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वकील और शिक्षक लोग ही बने हैं। देखा जाए ज़्यादातर उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में जो मेन रहते थे लीडिंग में, यही 2 जो व्यवसाय के लोग होते थे ज़्यादातर। अब उसके बाद देखते हैं क्या रहता है, इसमें हम लिख भी लेते हैं। पहली बैठक होनी थी पुणे में, लेकिन पहली बैठक होती है मुंबई। वहीं पर जो है कांग्रेस की स्थापना माना जाता है 1885 को माना जाता है। ये 1885 माना जाता है, होती है मुंबई में। कहाँ पर? तेजपाल संस्कृत विद्यालय। अब क्या होता है? इसके अध्यक्ष, स्थापनाकर्ता कौन है इसकी? जो स्थापना माने कौन चाहते हैं? पहले नाम इसका होता है, यहाँ भी लिख देते हैं। पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में नाम परिवर्तित नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब क्या होता है इसके बाद? जो स्थापना कौन करता है? स्थापना फाउंडर इसका कौन होता है? फाउंडर है ए.ओ. ह्यूम। इस उद्देश्य से करते हैं कि जो भारत में अगली बार ऐसे स्वतंत्रता जैसे विद्रोह हुआ था संग्राम का, इस प्रकार फिर ना हो पाए। मतलब वो
कांग्रेस को एक अपने समर्थन के रूप में यूज करना चाहते हैं। सेफ्टी वाल्व इसे लिए कहा जाता है। इनके द्वारा जो सेफ्टी वाल्व, ये सेफ्टी वाल्व मान के करते हैं, सेफ्टी वाल्व कांग्रेस को समझते हैं, कांग्रेस INC है, ठीक। और ये विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोध सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। जो कांग्रेस की स्थापना होती है तो एओ हुम किसका काम कर रहे होते हैं, सोचते हैं अपनी समझ में, विद्युत प्रतिरोध सिद्धांत का। अब देखिए स्थापना में अब अध्यक्ष कौन बनता है, अध्यक्ष पहली बैठक का, पहली बैठक अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी कहा जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और महासचिव कौन इसके बनते हैं, ये भी प्रश्न आ चुका है। महासचिव, अध्यक्ष महासचिव की संगठन में 2 ही मेन होते हैं। महासचिव कौन बनता है, महासचिव बनते हैं एओ हुम बनते हैं। अब क्या रहता है मामला, अब देखते हैं कुछ प्रश्न इसी से बनते हैं। पुणे में क्यों नहीं होती, पुणे में प्लेग फैला होता है। अब बैठक में शामिल लोग में शामिल प्रतिनिधि कितने हैं, 72 कहाँ के हैं, बम्बई सबसे अधिक लोग हैं, सबसे अधिक। फिर इसके बाद जो है मद्रास हो गया। फिर जो है बंगाल, इसके कितने हैं, 38 लोग होते हैं, 38 लोग। बंगाल, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश मतलब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ा करने में उत्तर प्रदेश का योगदान था। 7 लोग होते हैं। और पंजाब भी शामिल होता है। बताते पंजाब और बंगाल के 3 लोग होते हैं। अब देखा जाए मद्रास 21, उससे हमें इतना नहीं याद रखना है। मेन 72 लोग होते हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश के 7 हैं, बम्बई सबसे ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं इस बैठक के बाद क्या रहता है। डिसीजन जो है मेन होता है, ये बनाते उसके लिए हैं, लेकिन मतलब कांग्रेस अंग्रेज लोग अपने सपोर्ट के लिए बनाते हैं, लेकिन होता क्या, इसका ठीक बाद में उल्टा होता है। इसी को जो क्या कहते हैं, डफरिन। उस समय जो है वायसराय भारत कौन होते हैं, वायसराय, अब तो वायसराय ही कहा जाता है 1857 के बाद। वायसराय भारत में कौन होते हैं, भारत में वायसराय भी पूछा जाता है, डफरिन होते हैं, डफरिन। और डफरिन कहते हैं ये सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, इन्हें कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये किसने कहा है, सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो इस प्रकार जो है ये कांग्रेस का हो जाता है। और इसी में देख लिया जाए जो 1885 के ही समय, इसी समय जो है 1885 में इसी समय मतलब कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी क्या कर रहे होते हैं, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे करते हैं। तो ये कहते हैं कि बाद में बताते हैं कि ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ये विलय हो जाता है। दोनों में कब हो जाता है विलय, 1886 में क्या होता है, दोनों में विलय हो जाता है। 1886 में दोनों का विलय कर दिया जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी समझ जाते हैं कि हमें अकेले चलाने से कोई फ़ायदा नहीं, उद्देश्य एक ही है भारत में बाद में आंदोलन ऐसा खड़ा करना कि अंग्रेज लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएं। अब उसके बाद की बात देखते हैं क्या रहता है। पहली बैठक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनसे संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। पहली बैठक हो गई।
दूसरी बैठक दूसरी बैठक दूसरी बैठक दूसरी बैठक कब होती है इसकी? 1886 में। कहाँ होती है? मद्रास में। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष उस समय जो होते हैं बरुद्दीन तैयबजी, बरुद्दीन तैयब जी। तैयब याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब जो देखा जाए इसमें कुछ फैसले लिए जाते हैं, जैसे चंदा इकट्ठा किया जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होता है, भाषाओं का प्रयोग। जो अंग्रेज इसमें भी विघ्न डालना चाहते होते हैं तो ये होता है। अब देखा जाए सब दिसंबर में हो रही हैं, ज़्यादातर सबको किस समय होती हैं? दिसंबर में, मतलब छुट्टी के समय, ठंडक में। अंग्रेज लोग इस समय ठंडक की छुट्टी मनाते थे। अब देखिए उसके बाद तीसरी बैठक जो कहाँ होती है? ये इलाहाबाद में होती है। इलाहाबाद इस समय का प्रयागराज, प्रयागराज। अब क्या होता है इसमें जो है प्रयागराज में, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कब हुई? 1887 में। अध्यक्ष यूल होता है, जॉर्ज यूल याद रखेंगे, जॉर्ज यूल अध्यक्ष है। कौन अध्यक्ष है? यूल। तो ये जो होता है अध्यक्ष होता है। अंग्रेज इसमें बहुत विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, तो इसमें जो है कौन अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहा होता है? बनारस के जो राजा होते हैं शिव प्रसाद, वो कर रहे होते हैं, सितारे हिंद कहे जाते हैं, शिव प्रसाद को वो समर्थन कर रहे होते हैं। तो ये पूछा था प्रथम जो है विदेशी अध्यक्ष कब बनता है? प्रथम विदेशी अध्यक्ष किस मतलब अधिवेशन में बनता है? तीसरी बैठक या तीसरा अधिवेशन होता है। ये अधिवेशन कह सकते हो बैठक को, तीसरा अधिवेशन। ठीक, अब देखते हैं कौन सा, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट रहती हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जो है जो आता है, कुछ चीज़ें हैं जैसे सूरत अधिवेशन होता है 1907 का। सूरत अधिवेशन ये क्या रहता है? पहली बार जो है गरम दल व नरम दल अलग हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। सूरत अधिवेशन 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें ये रहता है घटना घटित होती है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे 1916 में क्या रहता है? जो लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन में क्या है? दोनों ये क्या हो गए? फिर एक ही मिल गए। इधर गरम दल और नरम दल। ये अब गरम दल और नरम दल में क्या है अंतर है? जो गरम दल के होते हैं वो कौन कहते हैं? पाल बाल लाल, ये ग्रुप माना जाता है, त्रिगुट लाल। पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इनके सबके ऐसे मत होते हैं जो कांग्रेस के उल्टा रहते हैं शुरू में, क्योंकि कांग्रेस उस समय कह सकते हो अंग्रेज की कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पचतर रहती है, मतलब लड़ाई करती है लेकिन शांतिपूर्वक, एग्रेसिव नहीं रहता, कुछ नीतियों में उनके साथ ही रहते हैं वो अंग्रेज़ों के। और ये जो रहते हैं, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, एस.एन. बनर्जी हैं, और कह सकते हो कौन जो सा गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, इस प्रकार के लोग होते हैं। जैसे ये जो है बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि बारिश के मेढक की तरह टर टर करने से आज़ादी नहीं मिलेगी, मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। ये नहीं साल में एक बार टर टर करने से जो है हम लोग आज़ाद नहीं हो जाएंगे। इनका मानना होता है कि एक बार अधिवेशन कर लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, लगातार करना पड़ेगा पूरे साल भर प्रयास।
और ऐसे ही जो ये पाल कहते हैं, जो विपिन चंद्र पाल कहते हैं, ये तो एक याचना संस्था है। कांग्रेस क्या कहते हैं? याचना संस्था है। ये क्या कहते हैं? याचना संस्था है। याचना, बस याचना ही करती रहती है, याचना संस्था है, याचना संस्था है। और ये जो लाला लाजपत राय का कहना होता है, ये मानते हैं कांग्रेस को, कहते हैं कि 20 वर्ष तक जो है मतलब निराधार आंदोलन चलता रहा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, हम लोग इतने समय में रोटी के बदले पत्थर पाते हैं। तो इस प्रकार की ये बात करते हैं। और जो है लाला लाजपत राय मानते हैं जो ये कांग्रेस है कुछ नहीं है, ये शिक्षितों का एक बस सम्मेलन करते हैं। इसमें जो है मध्यम वर्ग, जो मध्यम शिक्षित वर्ग होता है वो भी शामिल नहीं हो पा रहा है, और जो नहीं शिक्षित है वो भी नहीं, उसकी भी नहीं चल रही है। दूसरी ओर ये बाल गंगाधर तिलक की कुछ बातें रहती हैं। वो कहते हैं जैसे ये जो कांग्रेस है, ये इसमें क्या रहता है, ये छुट्टियों का मेला करने जाती है, मतलब छुट्टियों का एंजॉय करने के लिए जाते हैं, या ये कहते हैं ये इस प्रकार इनकी बातें रहती हैं। जो है छुट्टियों का जो है एक समय कह सकते हो, छुट्टियां मनाने जाती है। कांग्रेस के जो अधिकारी हैं उस समय जो अध्यक्ष जो भी होता है कांग्रेस का मुखिया, और इधर जो है सरकार का जो ब्रिटिशर्स कह सकते हो, छुट्टियां मनाते हैं, समझिए। तो इस प्रकार छुट्टियों का सम्मेलन, छुट्टियों का मेला, इस प्रकार कहते हैं। तो ये बात रहती है। बाद में इसी कारण इनमें क्या होता है, विभाजन हो जाता है। तो हम इससे बीच का भी समय पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो हम अधिवेशन की बात कर रहे हैं तभी बता रहे हैं। एक 1917 में अधिवेशन, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन इम्पॉर्टेंट अधिवेशन, अधिवेशन हालांकि आएगा तो आगे देखेंगे। इसमें क्या है, प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है, कांग्रेस की अध्यक्ष है। ये कौन होती है? एनी बेसेंट है। अब प्रथम भारतीय महिला कौन है, प्रश्न आता है। इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया, कन्फ्यूजन हो जाते बच्चे। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू होती हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होती है? सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो हैं सरोजिनी नायडू हैं, सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की लेखपाल भी राज्यपाल भी रहती हैं 1947 के समय। सरोजिनी नायडू ये होती हैं, सरोजिनी नायडू। तो इस प्रकार ये है। ये कब होती हैं? 1925 कानपुर अधिवेशन। अब कभी कभी प्रश्न आता है सबसे कम उम्र में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कौन रहता है सबसे कम उम्र में, तो वो रहते हैं, क्या नाम उनका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। सबसे अधिक समय तक सबसे ज़्यादा वही रहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 6 वर्षों तक। तो अब हम देखते हैं इसके बाद जो कांग्रेस के बाद जो है 1886-87 में ये कांग्रेस की घटना चल रही होती है। उसके बाद ऐसे नरम दल गरम दल में लड़ाई चलती रहती है। फिर जो है 1901 का समय आता है, 1901 का, जिसमें क्या रहता है, जो लॉर्ड कर्जन उस समय होता है, लॉर्ड कर्जन होता है। जो कर्जन क्या रहता है, कर्जन की जो है कर्जन होता है 1901 में कर्जन। अब 1903 में क्या करता है ये क्या बुलाता है, दिल्ली दरबार करता है, दिल्ली दरबार करता है, दिल्ली दरबार मुख्यतः देखा जाए 3 होते हैं। एक होता है 1877 में, ठीक, ये दिल्ली दरबार होता है, ठीक, ये होता है। फिर विक्टोरिया को भारत का राजा घोषित किया जाता है। फिर 1800 जो है ये लिटन के समय होता है। दिल्ली दरबार जो है, दिल्ली दरबार है ये, दिल्ली दरबार। प्रश्न आते हैं दिल्ली दरबार किस में? एक तो 1877 में दिल्ली दरबार हो रहा है, लिटन करता है, लिटन। और एक जो है 1903 में हो रहा है, 1903 में दिल्ली दरबार। ये कौन आयोजित कर रहा है? कर्जन कर रहा है। इसमें जो है एडवर्ड सप्तम जो आते हैं, एडवर्ड सप्तम, ठीक। और 1911 में जो है होल्डिंग करता है, लॉर्ड होल्डिंग करता है, होल्डिंग। इसमें जॉर्ज पंचम जो है भारत आते हैं, तो इनके में एडवर्ड सप्तम आते हैं, एडवर्ड सप्तम 7th जो ये आ जाते हैं। तो इनका आयोजन करता है, काफ़ी भव्य करता है। अब क्या होता है 1904 में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, विश्वविद्यालय अधिनियम लाता है। ये कुछ सुधार करने का इसका वो नहीं होता है कि कैसे भारतीय शिक्षा पर कंट्रोल किया जाए। विश्वविद्यालय अधिनियम
विश्वविद्यालय अधिनियम। देखा जाए कि जो मान लेते हैं कि भाषा भी, अंग्रेजी भाषा भी राष्ट्रीयता का उदय करने का बहुत बड़ा कारण रहती है। अंग्रेजी भाषा वो हर स्तर पर ला देते हैं। 1835 में जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बनाते हैं, कहीं ना कहीं भारतीयों में इस चीज़ का रोष रहता है। ज़्यादातर ग्रामीण वर्ग समझ नहीं पाता है, केवल जो मध्यम शिक्षित वर्ग होता है, शिक्षित वर्ग, वही अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहा होता है। तो ये भी एक राष्ट्रीयता के उदय का कारण रहता है। अब जो देखा जाए, विश्वविद्यालय अधिनियम लाया जाता है शिक्षा पर नियंत्रण के लिए, शिक्षा पर नियंत्रण के लिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है, विश्वविद्यालय अधिनियम। अब क्या रहता है, 1905 में बंगाल विभाजन ये कर देता है। ये घोषणा जहाँ करता है तहाँ पर समझे बंगाल में हंगामा कटने लगता है। अब 1905 से ही क्या होता है, इसी को भारतीय लड़ाई लड़ते हैं बंगाल को फिर से करने के लिए, तो उसका नाम होता है बंग आंदोलन मूवमेंट जो है, बंग मूवमेंट या ये स्वदेशी मूवमेंट ये हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन। अब जो क्या रहता है, अब इसमें देखेंगे, ये बताते जब बंगाल का विभाजन एक कर्जन करता है तो बताता है कि हम प्रशासन नियंत्रण के लिए कर रहे हैं, प्रशासन नियंत्रण ये बताता है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, वास्तविकता बंगाल को दो भागों में बांटना होता है, पूर्वी ईस्ट और ये वेस्ट पश्चिम में बांटना होता है बंगाल को। और दूसरा एक और रीजन होता है हिंदू मुस्लिम को कैसे अलग कर दिया जाए। उनका मानना होता है कि पूर्वी में जो है हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है, पश्चिमी में हिंदू ज़्यादा, इनको अलग कर दो, शक्ति थोड़ा कमज़ोर हो जाए। इस प्रकार ये दूसरा ये स्वदेशी आंदोलन चलता है। अब यहाँ पे आते हैं स्वदेशी आंदोलन। जब ये होता है तो 19 जुलाई भारतीय लोग भी घोषणा कर देते हैं बंग आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करते हैं जो है। और जो देखा जाए 7 अगस्त को टाउन हॉल में मीटिंग होती है। फिर जो है 16 अक्टूबर को ये जो राखी दिवस मनाया जाता है, राखी दिवस मनाते हैं। ये संकल्पना कौन देता है, टैगोर देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं। तो ये प्रकार की बातें हो जाती हैं। ये राखी दिवस सब लोग राखी बांधते हैं, इसमें एकता बनी रहे, और गंगा में डुबकी लगाते हैं जो हिंदू रीति रिवाज को उसमें फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है मतलब कैसे भी एकता बने और चेतना बने, तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हल्ला बोल करते हैं। बहिष्कार इसमें करते हैं। ये बहिष्कार किया जाता है, इसमें बहिष्कार जो होता है, स्वदेशी का मतलब ही स्वदेशी अपनाएंगे, बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार होता है, बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार क्या करते हैं, जैसे चूड़ी है, चूड़ियाँ बहिष्कार, महिलाएं चूड़ियाँ वगैरह कहती हैं हम नहीं पहनेंगे अब ये सब, ठीक। कपड़ों का बहिष्कार करते हैं। धोबी भी मना करता है कि हम जो है महंगे कपड़े पहन के आओगे विदेशी तो धुलेंगे नहीं। तो और जो लोग भी होते हैं वो भी कपड़ों का बहिष्कार करते हैं, कपड़ों की होलियाँ जलाते हैं। ये निष्ठुर बर्बादी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं इसको। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करते भी हैं और कहीं कहीं नहीं भी करते होते हैं। ये निष्ठुर बर्बादी कहते हैं इस चीज़ को, कपड़े को जलाना, ये सब जो हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय बहिष्कार की ज्वाला जरूर होगी, वरना सबके कपड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, सब क्यों। प्रसाद जो है मंदिरों में जो है प्रसाद, उसका भी जो है मनाही हो जाती है कि प्रसाद में चीनी वगैरह होती है। जैसे मान लीजिए कुछ अच्छा रहता है तो मानते चीनी वगैरह जो है अंग्रेज़ों से बनाई गई है, अंग्रेज़ों का उसमें योगदान है। तो इस प्रकार जो है शिक्षा का बहिष्कार करते हैं, जो कि उनके शिक्षा के जो केंद्र होते हैं हम उनका मतलब बहिष्कार करेंगे, उसमें नहीं पढ़ने जाएंगे। उनकी नौकरियों से इस्तीफ़ा देते हैं, सरकारी नौकरियों को। तो इस प्रकार बहिष्कार होता है। इस प्रकार कुछ कॉलेज भी खुल जाते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा वर्ग भाग लेता है। भाग लेते हैं।
कौन से वर्ग भाग लेते हैं और कौन से नहीं। कौन से प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कन्फ्यूज आते हैं बच्चे। कृषक इसमें भाग नहीं लेते हैं। कृषक कहते हैं हमें क्या, इसमें कोई इंटरफेयर उनका नहीं रहता है, क्योंकि ये मेन जो है शहरी शिक्षित, शहरी मध्यम वर्ग भाग लेता है, शहरी मध्यम वर्ग। महिलाएं इसमें भाग लेती हैं, महिलाएं भाग लेती हैं। ये ऐसा आंदोलन से महिलाएं भाग बढ़ चढ़ कर लेती हैं। और शहरी मध्यम वर्ग तो लेता ही है, क्योंकि इसमें जो देखेंगे अभी कौन कौन आ रहा है। द बंगाली कौन लिखता है, जो है इसमें कुछ है स्वदेशी बांधव समिति है, इसको जो है बंग को आंदोलन को बढ़ाने में स्वदेशी बांधव समिति जो है अश्विनी दत्त की है संस्था। काफ़ी इसका प्रचार प्रसार करती है। बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं वो भी इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। अब उसके बाद जो है 1906 में क्या होता है देखेंगे। फिर इस प्रकार 1907 में क्या घटित होता है, सूरत अधिवेशन जैसे हो रहा है। 1906 में क्या रहता है, फिर 1908 आता है, गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद छूटते हैं, यहीं पे वो गिरफ्तार भी होते हैं। कौन, जो गिरफ्तार हो चुके होते हैं, क्या नाम होता है उनका, बाल गंगाधर तिलक। 8 में फिर छूट के आते हैं, फिर मूवमेंट थोड़ा तेज हो जाता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, उसमें एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय की भूमिका अहम मानी जाती है दोनों को ज्वाइंट कराने में, जो हिंदू मुस्लिम को और या कह सकते हो गरम दल और नरम दल को। वहीं पे समझौता भी होता है, कुछ प्रमुख समझौते होते हैं, उसका जिक्र करेंगे जब आगे पढ़ाएंगे। फिर ऐसे ही जो पूरा मूवमेंट चलेगा, मतलब लाइन से हम चलते रहेंगे जब तक भारत आज़ाद नहीं होता है, तब तक जो भी बीच की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उन पर चर्चा की जाएगी। इसी में राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे, गांधी जी की एंट्री होगी। तो इस प्रकार हम लोग विधिवत पढ़ेंगे और इससे बाहर लगभग कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम लोग हर चीज़ पर प्रकाश डाल चुके होंगे, सारी किताबें आ चुकी होंगी। हम लोग को एक साथ नहीं पढ़ना रहेगा, बहुत सारी किताबें जहाँ जो जिसका जिक्र आएगा उससे संबंधित किताबों का उल्लेख किया जाएगा। तो और उनसे जुड़ा हुआ आंदोलन आएगा, उनसे जुड़ी हुई डेट आएगी, उद्देश्य आएगा जो भी आंदोलन होगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे भी कंप्लीट करेंगे। आपको यदि वीडियो समझ में आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका ही चैनल है। धन्यवाद। जय हिंद।